अध्याय 17। भारत 17वीं सदी के पूर्वार्ध में। जहांगीर। अकबर का सबसे बड़ा बेटा जहांगीर बिना किसी कठिनाई के तख्त पर बैठा, क्योंकि उसके सभी छोटे भाई अकबर के जीवन काल में ही अत्यधिक शराब नोशी के कारण मर चुके थे। लेकिन जहांगीर के तख्त पर बैठने के कुछ ही समय बाद उसके सबसे बड़े बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया। सत्ता के लिए पिता पुत्र में खींचतान उन दिनों कोई असामान्य बात नहीं थी। स्वयं जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था और साम्राज्य को कुछ समय तक अस्त व्यस्त रखा था। लेकिन खुसरो का विद्रोह बहुत दिनों तक नहीं चला। लाहौर के पास एक लड़ाई में जहांगीर ने उसे हरा दिया। कुछ ही समय बाद उसे गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया गया। हम देख चुके हैं कि जहांगीर ने कैसे मेवाड़ के साथ टकराव को समाप्त किया, जो 4 दशकों से चला आ रहा था। उसे दक्कन में मलिक अंबर के साथ भी टकराना पड़ा, जो अकबर के बंदोबस्त को मानने के लिए तैयार न था। पूर्व में भी टकराव था। हालांकि अकबर ने इस क्षेत्र में अफगानों की कमर तोड़ दी थी, पर पूर्वी बंगाल के विभिन्न भागों में अफगान सरदार अभी भी शक्तिशाली थे। उन्हें अनेक हिंदू राजाओं का समर्थन प्राप्त था, मसलन जैसोर, कामरूप यानी पूर्वी असम, कछार आदि के राजाओं का। अपने शासन के अंतिम दिनों में अकबर ने बंगाल के सूबेदार राजा मानसिंह को दरबार में वापस बुला लिया था और उसके वहां न होने पर अफगान सरदार उस्मान खान और दूसरों को बगावत का अवसर मिल गया था। जहांगीर ने कुछ समय के लिए राजा मानसिंह को फिर वहां भेजा, लेकिन स्थिति बिगड़ती ही गई। 1608 में जहांगीर ने प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पोते इस्लाम खान को बंगाल में नियुक्त किया। शेख सलीम मुगलों के संरक्षक संत थे। आयु में कम होते हुए भी इस्लाम खान ने उत्साह और दूरदृष्टि के साथ स्थिति को संभाला। उसने जैसोर के राजा समेत अनेक जमींदारों को अपनी ओर खींच लिया तथा विद्रोहियों से निपटने के लिए ढाका को अपना मुख्यालय बनाया, जिसकी रणनीतिक स्थिति थी। क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए सूबे की राजधानी जल्द ही राजमहल की जगह ढाका को बना दिया गया और उसका तेजी से विकास होने लगा। इस्लाम खान ने पहले अपना ध्यान सोनार गांव की विजय पर लगाया, जो मूसा खान और उसके सहयोगियों के नियंत्रण में था और जिन्हें 12 भुइयां कहा जाता था। 3 वर्ष अभियान के बाद सोनार गांव हाथ में आ ही गया। जल्द ही मूसा खान ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे बंदी रूप में दरबार में भेज दिया गया। फिर उस्मान खान की बारी आई और एक भयानक युद्ध में उसकी हार हुई। अब अफगान प्रतिरोध की कमर टूट गई और जल्द ही दूसरे विद्रोहियों ने समर्पण कर दिया। जैसोर और कामरूप के रजवाड़ों का अधिग्रहण कर लिया गया। इस तरह पूर्वी बंगाल में मुगल सत्ता ने जड़ें जमा ली। अकबर की तरह जहांगीर ने भी महसूस किया कि शक्ति नहीं बल्कि जनता की सदिच्छा के बल पर ही उसकी विजय स्थायी बन सकती है। इसके लिए उसने पराजित अफगान सरदारों और उनके अनुयायियों के साथ नरमी और हमदर्दी का व्यवहार किया। कुछ समय बाद बंगाल के अनेक बंदी राजाओं और जमींदारों को छोड़ दिया गया और उन्हें बंगाल लौटने की अनुमति दे दी गई। मूसा खान तक को छोड़ दिया गया और उसकी जागीरें उसे लौटा दी गई। इस तरह लंबे समय के बाद बंगाल में शांति और समृद्धि की वापसी हुई। इस प्रक्रिया को चरम तक ले जाते हुए अफगान अब मुगल अमीर वर्ग में शामिल किए जाने लगे। जहांगीरी दौर का प्रमुख अफगान कुलीन खान जहां लोदी था, जिसने दक्कन में यशस्वी कार्य किए। 1622 तक जहांगीर मलिक अंबर को झुकने पर विवश कर चुका था, मेवाड़ के साथ लंबे समय से चल रहे संघर्ष को मिटा चुका था और बंगाल को शांत कर चुका था। जहांगीर अभी भी अपेक्षाकृत कम आयु यानी 51 वर्ष का था और ऐसा प्रतीत होता था कि आगे शांति का एक लंबा दौर आने वाला है। लेकिन 2 घटनाक्रमों के कारण स्थिति बुनियादी तौर पर बदल गई। इनमें से एक थी कंदहार पर ईरान की विजय, जिससे मुगलों की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। दूसरी जहांगीर के गिरते स्वास्थ्य से संबंधित थी, जिसके कारण शाहजादों के बीच उत्तराधिकारियों का प्रच्छन्न संघर्ष खुलकर सामने आ गया और अमीर भी सत्ता के लिए जोड़ तोड़ करने लगे। इन घटनाक्रमों के कारण ही नूरजहां राजनीतिक रंगमंच पर सामने आई। नूरजहां के जीवन पर शेर अफगन नामक एक ईरानी से उसका विवाह, बंगाल के मुगल सूबेदार के साथ टकराव में शेर अफगन की मृत्यु, जहांगीर के एक बुजुर्ग संबंधी के यहाँ आगरा में नूरजहां का निवास और 4 साल बाद जहांगीर से उसके विवाह यानी 1611 की कहानी,
इतनी जानी पहचानी है कि इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। गंभीर इतिहासकार ये नहीं मानते कि उसके पहले पति की मृत्यु के लिए जहांगीर जिम्मेदार था। मीना बाजार में उससे जहांगीर की अकस्मात भेंट में और उसके साथ विवाह करने में कुछ भी असामान्य नहीं है। नूरजहां का परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था और उसके पिता एतमादुद्दौला को जहांगीर ने अपने शासन के पहले वर्ष में ही संयुक्त दीवान बनाया था। खुसरो के विद्रोह में उसके एक बेटे के लिप्त होने के कारण लगे संक्षिप्त ग्रहण के बाद एतमादुद्दौला को उसका पद लौटा दिया गया। इस पद पर परखे जाने और जहांगीर से नूरजहां का विवाह होने के बाद उसे ऊपर उठाकर प्रमुख दीवान बना दिया गया। परिवार के दूसरे सदस्यों को भी इस संबंध से लाभ पहुंचा और उनके मनसब बढ़ा दिए गए। एतमादुद्दौला योग्य, समर्थ और निष्ठावान साबित हुआ और 10 वर्ष बाद अपनी मृत्यु के समय तक राज्य के मामलों में उसका अच्छा खासा प्रभाव रहा। नूरजहां का भाई आसफ खान भी पढ़ा लिखा और योग्य व्यक्ति था। उसे खान सामा बना दिया गया। यह पद उन्हीं अमीरों को दिया जाता था जिन पर बादशाह को पूरा भरोसा होता था। उसने अपनी बेटी का विवाह खुर्रम शाहजहां से किया, जो खुसरो की बगावत और कैद के बाद अपने पिता का प्रिय बन चुका था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि अपने पिता और भाई के साथ तथा खुर्रम से मिलकर नूरजहां ने एक गिरोह बना लिया था, जिसने जहांगीर को इस तरह नियंत्रण में कर लिया था कि इस गिरोह के समर्थन और सहयोग के बिना कोई भी अपने सरकारी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता था। इससे दरबार 2 गुटों, नूरजहां का गिरोह और उसके विरोधियों में बढ़ गया। यह भी तर्क दिया जाता है कि नूरजहां की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण अंततः शाहजहां और उसके बीच दरार पड़ गई, जिसके कारण शाहजहां ने 1622 में अपने पिता से विद्रोह कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि जहांगीर पूरी तरह नूरजहां के प्रभाव में है। मगर कुछ अन्य इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि 1622 में अपने स्वास्थ्य के बिगड़ने तक सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय जहांगीर स्वयं लेता था, जैसा कि उसकी आत्मकथा से स्पष्ट है। इस काल में नूरजहां की राजनीतिक भूमिका ठीक ठीक ज्ञात नहीं है। उसके नाम से सिक्के जारी किए गए थे और उसे बादशाह बेगम की पदवी दी गई थी। महत्वपूर्ण अमीर घटनाओं की जानकारी देने और बादशाह के सामने अपनी कहलवाने के लिए नूरजहां के पास आया करते थे। शाही घराने पर उसका प्रभुत्व था और उसने फारसी परंपराओं पर आधारित नए फैशन चलाए थे। उसकी स्थिति के कारण दरबार में फारसी कला और संस्कृति को भारी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। नूरजहां जहांगीर की स्थायी संगिनी थी तथा शिकार पर भी उसके साथ जाती थी, क्योंकि वह एक अच्छी घुड़सवार और पक्की निशानेबाज थी। इसलिए वह जहांगीर को प्रभावित कर सकती थी तथा बादशाह से अपनी सिफारिश कराने के लिए अनेक व्यक्ति उससे संपर्क करते थे। मुगल शासन में पहले कोई स्त्री इतनी महत्वपूर्ण स्थिति तक नहीं पहुंची थी, पर नूरजहां के गिरोह या नूरजहां पर जहांगीर निर्भर नहीं था, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि उन अमीरों को भी सामान्य प्रोन्नति मिली जो इस गिरोह के चहेते नहीं थे। शाहजहां का उदय नूरजहां की हिमायत के कारण नहीं, उसके निजी गुणों और कारनामों के कारण हुआ था। शाहजहां की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं जिनसे जहांगीर बेखबर नहीं था। जो भी हो, उन दिनों कोई शासक किसी अमीर या राजकुमार को इतना शक्तिशाली बनने देने का जोखिम नहीं उठाता था कि वह उसकी सत्ता को चुनौती देने लगे। जहांगीर और शाहजहां के टकराव का बुनियादी कारण यही था। शाहजहां का विद्रोह का तात्कालिक कारण शाहजहां का कंदाहार जाने से इनकार था, जिसे ईरानियों ने घेर रखा था। शाहजहां को डर था कि यह अभियान लंबा और कठिन होगा और दरबार से उसकी अनुपस्थिति में उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे। इसलिए उसने अनेक मांगे पेश की, जैसे दक्कन के अनुभवी युद्ध नायकों समेत सेना पर पूरा नियंत्रण, पंजाब पर पूरा वर्चस्व, अनेक महत्वपूर्ण किलों पर नियंत्रण आदि। उसके इस रवैये से जहांगीर आग बबूला हो उठा। शाहजहां विद्रोह करने की सोच रहा है, इस बात का भरोसा करके जहांगीर ने उसे कठोर पत्र लिखे और दंडमूलक कदम उठाए, जिसके कारण स्थिति और बिगड़ी तथा खुला संबंध विच्छेद हुआ। मांडू से जहां वह ठहरा हुआ था, शाहजहां एकाएक आगरा की ओर वहां के खजाने पर कब्जा करने के उद्देश्य से बढ़ा। शाहजहां को दक्कनी सेना का और वहां नियुक्त सभी अमीरों का पूरा समर्थन प्राप्त था।
गुजरात और मालवा ने उसकी तरफदारी का ऐलान कर दिया तथा उसे अपने श्वसुर आसफ खान का और दरबार के अनेक महत्वपूर्ण अमीरों का समर्थन प्राप्त था। लेकिन दिल्ली के पास हुई लड़ाई में महाबत खान के नेतृत्व वाली सेना ने शाहजहां को मात दे दी। मेवाड़ के दस्ते के शौर्यपूर्ण रवैये के कारण वह पूरी हार से बच गया। शाहजहां से गुजरात छीनने के लिए एक और सेना भेजी गई। शाहजहां का पीछा करके उसे मुगल क्षेत्र से बाहर भगा दिया गया और उसे पिछले शत्रुओं यानी दक्कनी राजाओं के यहाँ शरण लेने पर बाध्य होना पड़ा। लेकिन वह दक्कन पार करके उड़ीसा में जा पहुंचा। वहां के सूबेदार को अकस्मात आक्रमण करके हरा दिया और जल्दी बंगाल और बिहार उसके नियंत्रण में आ गए। महाबत खान की सेवा फिर ली गई। उसने जोरदार कदम उठाए और शाहजहां को फिर दक्कन में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। इस बार उसने मलिक अंबर के साथ गठजोड़ कर लिया, जो एक बार फिर मुगलों से युद्धरत था। जल्द ही शाहजहां ने जहांगीर को क्षमा प्रार्थना के लिए पत्र लिखे। जहांगीर को भी लगा कि अपने सबसे योग्य और पराक्रमी बेटे को क्षमा करके उससे सुलह करने का समय यही है। इस समझौते के अंतर्गत शाहजहां के 2 बेटों द्वारा और औरंगजेब को बंधक के तौर पर दरबार में भेजा गया और शाहजहां को खर्च के लिए दक्कन का एक भाग आवंटित कर दिया गया। यह 1626 की बात है। महाबत खान। शाहजहां के विद्रोह ने साम्राज्य को 4 वर्षों तक अस्त व्यस्त रखा। इसके कारण कंदहार हाथ से निकल गया तथा दक्कन वालों को अकबर के काल के और बाद के अभियानों के दौरान मुगलों को सौंपे गए सभी इलाके वापस लेने का मौका मिल गया। इससे मुगल साम्राज्य की एक बुनियादी कमजोरी भी स्पष्ट हुई कि एक सफल राजकुमार उस समय सत्ता को चुनौती देने का एक अलग केंद्र बन जाता था, जब यह महसूस किया जाता था कि बादशाह सर्वोच्च सत्ता के अनुरूप व्यवहार करने में समर्थ नहीं है या इच्छुक नहीं है। शाहजहां का आरोप बराबर यही था कि जहांगीर के बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण वास्तविक रूप से पूरी शक्ति नूरजहां बेगम के हाथों में चली गई है। इस आरोप को स्वीकार करना कठिन है क्योंकि शाहजहां का ससुर आसफ खान साम्राज्य का दीवान था। साथ ही बुरे स्वास्थ्य के बावजूद जहांगीर मानसिक रूप से सजग था और उसकी सहमति के बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था। जहांगीर की बीमारी ने यह खतरा भी पैदा कर दिया था कि सर्वोच्च सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए कोई महत्वाकांक्षी अमीर स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास कर सकता था। महाबत खान, जिसने शाहजहां के विद्रोह से निपटने में एक अग्रणी भूमिका निभाई थी, क्षुब्ध बैठा था क्योंकि शाहजादे का विद्रोह समाप्त होने के बाद दरबार में कुछ तत्व उसके पंख कतरने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति स्पष्ट करने के लिए दरबार में बुलाए जाने पर महाबत खान राजपूतों के एक विश्वसनीय दल के साथ आया और जब शाही लश्कर काबुल जाते हुए झेलम को पार कर रहा था, तभी मौका देखकर उसने बादशाह को बंदी बना लिया। नूरजहां, जिसे घेरा नहीं गया था, नदी पार करके निकल भागी। महाबत खान पर एक हमला किया गया जो बुरी तरह नाकाम रहा। नूरजहां ने अब दूसरे उपाय का सहारा लिया। जहांगीर के करीब रहने के लिए उसने महाबत खान के आगे समर्पण कर दिया। महाबत खान कोई कूटनीतिज्ञ या प्रशासक नहीं, एक सैनिक था। उसकी गलतियों से लाभ उठाकर और उसके राजपूत सैनिकों की बढ़ती अलोकप्रियता के कारण नूरजहां ने महाबत खान के समर्थक अधिकांश अमीरों को अपनी ओर कर लिया। अपनी नाजुक स्थिति को महसूस करके महाबत खान ने जहांगीर को छोड़ दिया और खुद दरबार से भाग खड़ा हुआ। कुछ समय बाद महाबत खान दक्कन में शाहजहां से जा मिला, जो वहां समय की प्रतीक्षा कर रहा था। महाबत खान की हार नूरजहां की सबसे बड़ी जीत थी और उसका श्रेय उसके ठंडे दिमाग, साहस और दूरदृष्टि को जाता है। लेकिन नूरजहां की सफलता अस्थायी रही, क्योंकि साल भर से कम समय में लाहौर से कुछ ही दूरी पर जहांगीर ने 1627 में दम तोड़ दिया। काइयां और चालाक आसफ खान, जिसे जहांगीर ने वकील नियुक्त किया था और जो अपने दामाद शाहजहां की तख्त नशीनी के लिए सावधानी के साथ ज़मीन तैयार कर रहा था, अब खुलकर सामने आ गया। दीवान, प्रमुख अमीरों और सेना के समर्थन से उसने नूरजहां को लगभग कैदी बनाकर रख दिया और शाहजहां को फौरन बुला भेजा। शाहजहां आगरा पहुंचा और भारी जश्न के बीच तख्त पर बैठा। इससे पहले शाहजहां के इशारे पर उसके गिरफ्तार भाई, रिश्ते के चचेरे भाई आदि समेत उसके सभी प्रतिद्वंदी मौत के घाट उतारे जा चुके थे। इस मिसाल ने तथा इससे पहले बाप के खिलाफ बेटे के विद्रोह की मिसाल ने, जिसे जहांगीर ने कायम किया था और शाहजहां ने अपनाया था, आगे चलकर मुगलिया खानदान के लिए बड़े दुखद परिणाम पैदा किए।
शाहजहां ने जो पौधा लगाया था उसके कड़वे फल उसे भी चखने पड़े। रही नूरजहां तो तख्त पर बैठने के बाद शाहजहां ने उसके खर्चे के लिए एक निश्चित राशि का बंदोबस्त कर दिया। 18 वर्ष बाद अपनी मृत्यु तक वह एकांत जीती रही और लाहौर में दफनाई गई।